इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है लिया नाम की एक प्रोफेसर को दिखाते हुए, जो कि फ्लाइट में मौजूद थी और अपनी पूरी टीम के साथ इस्तांबुल की तरफ जा रही होती है। लिया अपने एंशिएंट चीजों के ऊपर रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी और उसकी पूरी टीम का इस्तांबुल के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेमिनार भी होता है। इससे पहले लिया की टीम ने कई सारी एंशिएंट चीजों की खोज की थी, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेस साबित हुई। अब यहाँ फ्लाइट लैंड होने के बाद लिया अपना लगेज लेकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक लिया के सामने एक छोटे कद का आदमी आ जाता है जो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लिया को लगने लगा कि ये उनके ही टीम के मेंबर का कोई आदमी है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। लिया तो उस आदमी से अपना लगेज छुड़ाने की भी कोशिश करती है, पर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एक समय पर तो लिया काफी परेशान हो गई, लेकिन तभी उससे दूसरी तरफ से अपने वो सारे कलीग्स आते हुए दिखाई देते हैं जो उसे सेमिनार के लिए पिक करने आए थे। अपने दोस्तों से मिलने के बाद जब लिया दूसरी तरफ देखती है तो वो छोटा सा आदमी गायब हो चुका था। लिया को जरा भी आइडिया नहीं था कि इस अनजान आदमी को एयरपोर्ट के अंदर आने किसने दिया। खैर, इन सारी बातों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए लिया अपने सारे दोस्तों के साथ गाड़ी में चली जाती है। वो सभी अब तुरंत ही यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर एक बड़े से सेमिनार को अरेंज किया गया था। यहाँ अपने सफर के दौरान लिया बार बार उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है कि वो कौन था। उसने तो अपने दोस्तों को भी उस अनजान आदमी के बारे में बताया, लेकिन उनमें से किसी को भी ज्यादा आइडिया नहीं था। तभी वहाँ का ड्राइवर बोलता है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेस यानी कि इस्तांबुल में हो और यहाँ पर जिनी की बहुत ज्यादा कहानियां फेमस है। हो सकता है कि कोई जिनी आपके पास आ गया हो। लिया और उसके बाकी दोस्तों को तो ये मजाक ही लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ लिया और उसके फ्रेंड्स एक स्टेज पर बैठकर अपने प्रेजेंटेशन को दिखा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो लिया के फैन थे और उसके रिसर्च के वैल्यू करते थे। उनकी टीम ने जितने भी एंशिएंट चीजों के ऊपर रिसर्च किए थे वो सभी को शो करते हैं और उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर लिया को सारे ऑडियंस के अंदर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ये परछाई तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। ना ही वो किसी इंसान जैसे दिख रही थी और ना ही किसी शैतान। उसकी पूरी बॉडी तो ग्लो कर रही थी जैसे कोई स्पिरिट हो। लिया अपना सेशन कंटिन्यू करते हुए उस आदमी को देखते रहती है, क्योंकि थोड़ा सा उसे डर भी लग रहा था। तभी अचानक ऑडियंस में बैठा हुआ वो अनजान आदमी लिया के ऊपर हमला कर देता है। लिया बहुत ही ज्यादा डर गई और वहीं स्टेज पर बेहोश हो गई थी। लिया के कलीग्स उसे उठाते हैं और प्रॉपर मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लिया बिल्कुल नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ। उसे पता था कि अगर वो इन अनजान चीजों के बारे में दूसरों को बताएगी तो वो उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे। इसीलिए वो शांत रहती है और फिलहाल के लिए वो प्रेजेंटेशन वहीं छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चला कि लिया थोड़ी सी बीमार रहने लगी है। उसकी तो अब उम्र होने लग गई थी, इसीलिए उसे काफी विजन्स भी आया करते। लिया को भी यही लगने लगा कि शायद उसकी थकान की वजह से वो ये विजन्स देख रही है। उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और इस्तांबुल जैसी ब्यूटीफुल जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। लिया थोड़ा सा ब्रेक लेकर निकल पड़ी थी इस्तांबुल घूमने के लिए। उसे सबसे अच्छी बात यही लगी कि ये पूरी जगह कितनी ज्यादा साफ सुथरी है। सभी लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और ग्रीट कर रहे थे। अब लिया चलते हुए एक एंटीक शॉप में आ जाती है, जिसके अंदर कई सारी एंटीक चीजें रखी गई थी। अब उन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए लिया को एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए लिया दुकानदार के पास जाकर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने लगी। वो दुकानदार तो इस ऑब्जेक्ट को अच्छे दाम में बेचने के लिए उसकी बढ़ाई करने लगा कि ये ऑब्जेक्ट कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं है। लोगों का मानना है कि इसके अंदर से खून की धारा निकलती है। अब ये किस वजह से होता था किसी को नहीं पता। अब यहाँ लिया एक प्रोफेसर थी और वो विज्ञान के ऊपर भरोसा करती है। उसे नहीं समझता कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती थी। इसीलिए अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए लिया ने उस ऑब्जेक्ट को खरीद लिया। वो उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और एकदम फ्रेश होती है। तभी लिया की नजर उस ऑब्जेक्ट पर जाती है जहां गंदगी लगी थी। इसलिए लिया ने ऑब्जेक्ट को पानी से धोना स्टार्ट कर दिया, पर अचानक गलती से उस ऑब्जेक्ट का ढक्कन ओपन हो जाता है, जिससे वो बहुत ही जोर से घूमने लगा और उसके अंदर से कोई बड़ी और मायावी चीज बाहर निकलने लगी। ये चीजें तो एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक जिन मौजूद था। ये जिन देखते ही देखते काफी बड़ा हो गया था। लिया इसे नोटिस करती है, पर देखकर चौंकती नहीं। उसे लग रहा था कि कमजोरी के कारण उसे विजन्स आ रहे हैं, इसीलिए वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, ये सोचकर कि कुछ ही देर में ये गायब हो जाएगा।
वो बड़ा सा जिन वहीं पर मौजूद होता है जो लिया को घूरता जा रहा था। लिया जब वापस मुड़ती है तो वो जिन वहीं पर होता है जो कि सामने मौजूद एक टीवी को देखता जा रहा था। दरअसल ये जिन कई हजार सालों से उसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंसा हुआ था और इतने सालों में जो भी पृथ्वी पर एडवांसमेंट हुए हैं उसके बारे में इसे बिल्कुल भी नहीं पता। टीवी पर आइंस्टाइन की कुछ थियरी के बारे में बताया जा रहा होता है और उसे देखकर जिनी को लगने लगा कि शायद लिया एक जादूगरनी है। उसने जानबूझकर आइंस्टाइन को इस डब्बे के अंदर फंसा कर रख दिया है। इसीलिए जिन ने अपनी सारी पावर्स की मदद से आइंस्टाइन जो कि टीवी में मौजूद थे उनके ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर लिया जिन को सारी बातें समझाती है। उसने कहा कि ये टेलीविजन है और इसमें हम सारी डिजिटल चीजें देख सकते हैं। पर जिन तो लिया से एक क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे देखकर डरी क्यों नहीं? जितने बार भी मैं लोगों के सामने आया वो मेरा चेहरा देखकर कहीं दूर भाग गए या फिर उनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन तुम पहली लेडी हो जो मुझसे डर कर नहीं भागी। लिया को इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये जिन सच में एग्जिस्ट करता है और इसके पास कई सारी मैजिकल पावर्स भी हैं। वो जिन इतनी सारी मॉडर्न चीजें देखने के बाद लिया की तरफ आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में बताओ। तुम मुझसे ऐसे कैसे नहीं डरी और तुम्हारे अंदर इतनी बहादुरी कहाँ से आई? तब जाकर लिया उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तो एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट के अंदर उसके मॉम एंड डैड दोनों ही मारे गए। बचपन से ही लिया काफी ज्यादा अकेली हो गई थी, इसीलिए उसने अपने मन के अंदर एक इमेजिनरी कैरेक्टर को जनरेट किया जो उसके साथ रहा करता था। वो एक विजन होता है जिसकी वजह से लिया बिल्कुल भी अकेला नहीं फील करती थी। जब भी लिया उसे बुलाती वो उसके सामने आ जाता और जब भी जाने के लिए कहती तो वो चला जाता। लिया ने तो उस लड़के के विजन को अपने सोच के अंदर बिठा लिया था, लेकिन समय के साथ साथ वो सोच भी काफी रूड होती गई। लिया के भी विजन्स अब एकदम डार्केस्ट होने लगे थे, जिससे कि उसने ये सोचना ही बंद कर दिया। लिया ने तो इसी तरीके के कई सारे विजन्स अपने बचपन से देखते हुए आई है, इसीलिए जब ये बड़ा सा जिन उसके सामने आया तो लिया को लगने लगा कि ये भी उसका कोई विजन हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरी नहीं और एकदम कामली सिचुएशन को हैंडल करती रही। यहाँ वो जिन जब लिया की सारी बातें सुनता है तो वो उसके ऊपर हाथ रख के बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई और तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल लग रही हो, तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। लिया एकदम शॉक हो गई और ये सोचने लगी कि जरूर ये कोई मजाक कर रहा है। जिन जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सिर्फ उसका विजन ही हो सकता है। लेकिन अब थोड़े ही देर में अचानक लिया जब दूसरे कमरे में जाती है तो वो बड़ा सा जिनी छोटा होकर बहुत सारा ब्रेकफास्ट लेकर आ चुका था। इस बात से लिया एकदम शॉक्ड रह गई और इससे ये कंफर्म होने लगा कि शायद ये जिन सच में है, क्योंकि इस तरीके से शेप बदलना किसी भी आम इंसान का काम नहीं है। वो जिनी तो लिया से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। जिनी ने बताया कि इन सारे 3 विशेष में तुम कुछ भी मांग सकती हो और इन्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीइंग अ प्रोफेसर लिया कई सारे क्वेश्चन पूछने लगी थी उस जिन से। सबसे पहले उसे ये पता करना था कि उसका साइज तो इतना बड़ा है, आखिरकार वो उस छोटे से लैंप में कैसे पहुंच गया, इसके पीछे का राज क्या है। तब जाकर जिन अपनी कहानी बताने लगा जो कई हजार साल पहले से बिलोंग करती है। उस समय जिनी रेगिस्तान के एक बहुत ही बड़े किंगडम में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जहाँ की राजकुमारी का नाम सीबा होता है। क्वीन सीबा तो जिन की कजिन होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारने का भी डिसाइड किया था, पर क्वीन की आदतें एकदम ठीक नहीं लगती। क्वीन का मन हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता ही रहता था, लेकिन जिनी तो क्वीन सीबा से एकदम सच्चा वाला प्यार करता था। पर उनके प्यार में दरार डालने के लिए एक दिन एंट्री होती है अजीब तरीके के मैजिशियन की। उस मैजिशियन के पास एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकता था। उसी मैजिशियन ने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके क्वीन सीबा को हिप्नोटाइज कर लिया और उसे अपने प्यार में गिरा दिया। क्वीन सीबा तो पूरी तरीके से उस मैजिशियन के प्यार में पागल हो चुकी थी और यही टाइप का काला जादू वो मैजिशियन सभी पर किया करता। जिनी को ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन वो सीबा के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। सारी चॉइस क्वीन सीबा की थी कि वो कौन से पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चुनती है। उस मैजिशियन ने तो पूरा अपनी जादू से क्वीन सीबा को कंट्रोल में कर लिया और उसके पास आने लगा। लेकिन यहाँ मैजिशियन को जब पता चलता है कि क्वीन सीबा पहले से एक रिलेशन बना के रखी है जिनी के साथ, तो उस डार्क मैजिशियन ने एक काला जादू करके जिनी की बॉडी को पूरा वेपराइज कर दिया और उसे
श्राप देकर एक लैंप में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। इसी वजह से जिनी इतने हजार सालों से समुद्र की गहराइयों में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। लिया यहाँ पर इतना समझ जाती है कि इससे पहले जिनी भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, लेकिन श्राप के कारण वो इस तरीके से लैंप में कैद होकर जिनी बन गया है। लिया उस पूरी कहानी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसीलिए जिनी ने पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्यार करने वाला है कि नहीं। तब जाकर लिया ने बताया कि मैं भी इन सारे मामलों में बहुत कच्ची हूँ। लिया अपने एक कॉलेज फ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम जैक हुआ करता था। वो तो उससे बहुत प्यार किया करती, लेकिन जैक फिर उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया। इसीलिए लिया को अपनी लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ा। लिया को नहीं समझ रहा था कि ये जिनी उससे इतना पर्सनल क्यों हो रहा है और वो उससे सारी बातें पूछ रहा था। जिनी यहाँ पर फिर लिया को याद दिलाता है कि तुम मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकती हो। पर तभी लिया को एक कहानी याद आती है जिसमें जिन के तीनों विश पूरा करने के बाद कोई भी ठीक से जिंदा नहीं रह पाता था या फिर उसकी लाइफ एकदम हेल बन जाती थी, यानी कि वो तीनों विश मांगने वाले के ही अगेंस्ट हो जाती। इसीलिए लिया उस जिन से ये कहने लगी कि क्या होगा मैं तुमसे कोई भी विश ना मांगू। ऐसा कहते ही उस जिन की पूरी बॉडी एकदम से बड़ी होने लगी, यानी कि ये जिन के ऊपर श्राप था कि उसे सामने वाले की 3 विश पूरी करनी ही होगी, नहीं तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लिया भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाती है। लिया तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचती है और अपनी 3 विशेस मांगने से पहले जिनी के बारे में और जानती है। उसने कहा कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ वो मुझे सारी चीजें बताओ, उसके हिसाब से ही मैं अपनी 3 विशेस बताऊंगी जो तुम पूरी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जिनी को सब समझ में आ गया और वो अपने कुछ साल पहले की कहानी बताता है। दरअसल श्राप के कारण जिनी उसी लैंप के अंदर कई हजार सालों तक समुद्र के अंदर बहता रहा। इतना टाइम ओशन में रहने के कारण उसके ऊपर एक पत्थर की परत जम गई थी जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और आसानी से नहीं निकलती। इसलिए जिस भी आदमी को मेरा लैंप मिलता तो वो यही समझता कि ये एक पत्थर का टुकड़ा है। कुछ वर्कर्स ने तो उसी पत्थर को लेके एक बहुत ही बड़े महल की दीवार बनाने में यूज कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन ग्वेन नाम की एक लड़की दीवार पर चढ़ रही थी। दरअसल दीवार की दूसरी तरफ एक प्रिंस रहा करता था जिससे कि ग्वेन बहुत ज्यादा प्यार करती। वो उसका एक तरीके से क्रश होता है और वो हर बार दीवार पर चढ़कर उसे देखती रहती। लेकिन एक दिन जब वो उसी रास्ते से ऊपर चढ़ रही थी तो उस लैंप वाले पत्थर के ऊपर उसका पैर आ गया और ग्वेन नीचे गिर गई। वो लैंप भी नीचे गिरने की वजह से उसके ऊपर की परत टूट गई होती है, जिससे कि ग्वेन साफ साफ देख पा रही थी अंदर की तरफ वो एक लैंप है। इसीलिए ग्वेन आज के लिए अपने क्रश को नहीं देखती और उस लैंप को अपने घर पर लेकर चली जाती है। उसने सारे पत्थर हटाए और उस लैंप को साफ किया, लेकिन अब अचानक उस लैंप का ढक्कन ओपन करते ही वो बड़ा सा जिन बाहर आ चुका था। जिन के इतने बड़े साइज को देखकर ग्वेन का दिमाग ही खराब हो गया और वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जिनी ग्वेन को चोट नहीं पहुंचाता और उसे धीरे धीरे होश में लाता है। यहाँ ग्वेन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जिनी भी उसके ही साइज का हो गया था, जिसके बाद वो ग्वेन को सब कुछ बताने लगा कि मैं एक जिन हूँ, मैं इतने सालों से यहाँ पर फंसा हुआ था लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। ग्वेन बहुत ही ज्यादा चौंक गई और वो इन सारी चीजों को सच मानने लगी होती है, क्योंकि उस जमाने में जिन की कथाएं काफी ज्यादा प्रचलित थी। ग्वेन ने तो अपनी सबसे पहली विश मांगी कि प्रिंस उससे प्यार करने लगे और आगे चलकर वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिन ग्वेन की ये पहली विश पूरी करने के लिए एक अजीब तरीके का लिक्विड बनाता है जिसे पीने के बाद ग्वेन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। और तो और वो इनविजिबल होकर सीधा प्रिंस के कमरे में गया और उसके मन के ऊपर जादू करने लगा, जिससे रिजल्ट ये निकलेगा कि प्रिंस ग्वेन के प्यार में पागल हो जाएंगे। ग्वेन और प्रिंस एक दूसरे से मिलने लगे और अपने प्यार का इजहार किया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और उन दोनों ने शादी की भी बात की। जिनी ने सोचा कि जब तक ग्वेन अपनी बाकी दूसरी विश ना मांग लेती वो इसी महल में रहेगा। उन्होंने ये लैंप छुपा दिया था ताकि कोई यहाँ तक पहुँच ना पाए और इसका गलत यूज ना करे। लेकिन अब ग्वेन एक बार फिर जिनी को उठाती है और कहती है कि मैं अपनी दूसरी विश में ये मांगना चाहती हूँ कि मैं प्रिंस के बच्चे की माँ बन जाऊं, जिससे कि ये पूरा साम्राज्य कुछ समय बाद मेरे बेटे के हाथों में होगा। यहाँ से तो हमें साफ दिखाई देने लगा कि ग्वेन कितनी लालची हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही साजिश चल रही थी। प्रिंस के फादर की वाइफ जो उनकी सौतेली माँ थी वो अब किंग को प्रिंस के खिलाफ भड़काने लगी होती है। उसने ये तक कह दिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी पूरी राजगद्दी को हथियाने के चक्कर में है, जो अब प्लान बना रहा है तुम्हें मारने की।
यहाँ किंग बार बार अपनी वाइफ की इस तरीके से बोलने के कारण सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे अपने बेटे को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए इतना टॉर्चर झेलने के बाद किंग आखिरकार अपने सैनिकों को बोलकर अपने बेटे को ही मरवा देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन एकदम पागल हो चुकी थी इस पूरे ऐशो आराम की जिंदगी से। उसे लगने लगा था कि उससे बड़ा कोई नहीं है। ग्वेन ने जिंदगी भर गरीबी देखी होती है, पर इस समय उसके पास सब कुछ था। पैसे से लेकर ये महल का भी एक बड़ा सा कमरा उसके नाम हो जाता है। और तो और ग्वेन को ये घमंड हो चुका था कि मेरे पास तो जिनी मौजूद है, मैं उसकी मदद से कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ जिनी को ग्वेन की तीसरी और आखिरी विश पूरी करनी थी। इसीलिए वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है जिसे मैं कंप्लीट करके आजाद हो जाऊं। पर यहाँ ग्वेन सोचकर कहती है कि मैं अभी वो विश बताने नहीं वाली, मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि इस समय मेरे पास सब कुछ है। पर अब जिनी ग्वेन को एक शॉकिंग न्यूज देता है कि प्रिंस की मृत्यु हो चुकी है और उन्हें उसके फादर ने ही मरवा दिया है। ये बात सुनकर ग्वेन एकदम शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है प्रिंस को ढूंढने के लिए। पर उसे क्या पता कि जिनी तो सही बोल रहा था। यहाँ जिनी भी ग्वेन का पीछा करने लगा क्योंकि अभी उसकी तीसरी विश पूरी करना बाकी था। ग्वेन तो अब यहाँ पर पागल हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी प्रिंस के साथ ही बिताना चाहती थी, बट अब वो मर चुके हैं तो उसकी भी जीने का कुछ फायदा नहीं। पर अचानक अब वो जिनी नोटिस करता है कि ग्वेन के ठीक सामने एक अजीब तरीके का मैजिकल क्रिएचर आ गया है जिसने कि जिनी को वार्न किया कि तुम किसी से भी जबरदस्ती विश नहीं मंगवा सकते, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उन सभी मैजिकल क्रिएचर्स ने ग्वेन को पकड़ा और उतनी ऊंचाई से पानी के अंदर फेंक दिया। जिनी तो जल्द से जल्द ग्वेन को बचाने के लिए पानी के अंदर कूदता तो है, लेकिन थोड़ी देर होने के कारण ग्वेन मर चुकी थी। ये बात जिनी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और इसमें वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जिनके पास भले ही मैजिकल शक्तियां हैं, लेकिन वो बनाए गए जीवन के अंदर छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब यहाँ उसने ग्वेन की आखिरी विश भी पूरी नहीं की तो वो उसी लैंप में फंसा रह गया, यानी कि उस किंगडम में जहाँ पर अब उससे कोई देख नहीं सकता था। उस जिनी ने तो सभी के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश भी की, पर अफसोस उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन कई साल तक लगातार भटकने के बाद एक मिरेकल होता है। मुराद नाम का एक प्रिंस जिनी को देख पा रहा था और उसे महसूस भी करता है। इसीलिए जिनी मुराद को उस लैंप के पास लेकर आ गया जिसे ओपन करने के लिए वो उसे प्रेरित कर रहा था। मुराद का वहाँ पर एक भाई भी होता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों लैंप को ओपन करने गए तो वहाँ उनकी मदर आकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। यानी कि उस मोमेंट पर अगर लैंप को मुराद ओपन कर देता तो ये जिनी आजाद हो जाता। थोड़े समय के बाद ही प्रिंस मुराद को इस पूरे किंगडम का नया राजा बना दिया गया था। धीरे धीरे मुराद बड़ा होता गया और उसने कई सारी मुश्किल जंग लड़ी। वो अपने किंगडम को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया करता था। बचपन से ही मुराद के पास ऐसे सिक्स सेंस होते हैं कि वो जिनी के प्रेजेंस को महसूस कर पाता। इसलिए जिनी हर कोशिश करता कि मुराद को सच्चाई पता चले। अब यहाँ मुराद का एक छोटा भाई भी होता है जो बहुत ज्यादा आलसी था। वो तो जंग के नाम से दूर भागता था और लेडीज के साथ अय्याशी किया करता। मुराद तो अपना ज्यादा टाइम एक बूढ़े आदमी जो उससे अलग अलग कहानियां सुनाया करता उसके साथ ही रहता। मुराद को तो उसने बचपन से ही कहानियां सुनाकर बड़ा किया होता है, जिससे उनके अंदर मोरल वैल्यूज पहले से ही थे। जिनी जिसे कोई देख नहीं सकता था वो भी मुराद के साथ वो कहानियां सुनता। पर एक दिन उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। मुराद इस बात से एकदम टूट गया क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने पूरा राज दरबार छोड़ दिया और एकदम पागलों की तरह घूमने लगा। इसी वजह से राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बना दिया था। एक दिन जब उसके महल की राजकुमारी जो काफी ज्यादा मोटी थी वो नहाने के लिए आती है और गलती से वो उसी लैंप के ऊपर बैठ गई, जिससे लैंप टूट गया और पीछे वाला श्राप खत्म हो गया था। और यही रीजन होता है कि जिनी उस फैट लेडी के सामने आ गया। उसने कहा कि अब मैं आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा। जिनी के इतने बड़े साइज को देखकर वो फैट लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पास एक दूसरा लैंप था जिससे कि वो कहने लगी कि तुम इसके अंदर चले जाओ। अपने ओनर की बात मानना जिनी की कमजोरी थी, इसीलिए वो वापस से लैंप के अंदर चला जाता है और उस फैट लेडी ने लैंप को कहीं ओशियन में फेंक दिया। तब से ही जिनी उस लैंप के अंदर इस तरीके से भटकता आ रहा है। ये सीन अब पूरा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ जिनी ने लिया को अपनी सारी कहानी बता दी थी। पर लिया यहाँ ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी कंफ्यूज होती है
उसे समझ नहीं रहा था कि जिनी पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। लिया को अपनी 3 विश मांगनी थी, इसीलिए वो जिन के बारे में थोड़ा सा और जानती है। जिन ने बताया कि ग्वेन के बाद मुझे जेफ नाम की एक दूसरी लड़की मिली थी। जेफ के पास मेरा लैंप होता है। दरअसल जेफ की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े बिजनेसमैन से कर दी गई थी और वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे बहुत सारी चीजें सीखनी थी, लेकिन जिंदगी उसका साथ ही नहीं देती। जेफ को जब मेरा लैंप मिला तो वो उसे ओपन कर देती है, जिससे कि मैं जेफ के सामने आ गया और 3 विश पूरी करने की मांग की। जेफ यहाँ सीधा अपनी पहली विश मांगती है कि मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज आ जाए, मैं किसी चीज को भी पढ़ूं तो उसे भूल ना सकूं। जिन ने तो वो विश पूरी कर दी होती है, जिससे जेफ बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगी। उसे पढ़ना और स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था और इस एबिलिटी के कारण जेफ का IQ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। थोड़े समय बाद जेफ ने जिनी से दूसरी विश मांगी कि उसे बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है। वो हर एक मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व कर ले, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जिन ने ये भी विश पूरी कर दी। जेफ इतना ज्यादा मैथमेटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में खो गई थी कि उसने काफी सारे इन्वेंशंस किए, पर इन्हीं चीजों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। जिनी यहाँ पर पहली बार जेफ के लिए फीलिंग जाहिर करता है, क्योंकि वो जेफ से प्यार जो करने लगा था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जेफ अपनी तीसरी विश मांगे, जिससे कि वो उससे दूर हो जाए। एक दिन यहाँ जेफ तीसरी विश के बारे में भी सोच रही होती है, पर जिनी उससे रुकने लगा। जेफ का तो दिमाग खराब हो चुका था इतने सारी चीजें और नॉलेज गेन करने के बाद, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक एक समय पर पागल हो ही जाता है। अब इस तरीके के बिहेवियर के कारण जिनी खुद ही उस लैंप में चला गया, जिसके बाद अब वो जाकर लिया को मिला है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम पर आकर लिया के सोच पर रुकती है कि वो अपनी विशेष में क्या मांगे। लिया ने तो यहाँ जिनी के मुंह से खुद इतने लोगों के बारे में सुना कि विश मांगने के बाद उनका क्या हाल हुआ। इसीलिए अब लिया यहाँ पर जिन से अपनी पहली विश मांगती है कि तुम जेफ के पास वापस चले जाओ। तुम उससे सच्चा प्यार करते थे और एक लेडी का दिल यही चाहता है कि उसे बहुत प्यार करने वाला मिले। यहाँ जिनी पहली बार चौंक जाता है कि कोई उससे इस तरीके की विश मांग रहा है। फिलहाल के लिए जिन लिया के बहुत करीब आ जाता है और उसे किस करता है। लिया भी बहुत अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि उसे कोई समझने वाला मिल गया था। लेकिन लिया कुछ देर बाद कहती है कि मुझे लंदन जाना है। इसीलिए जिनी एक छोटे से बॉटल में चला गया और लिया उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। लिया तो एयरपोर्ट की चेकिंग वाले एरिया में थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं जिन के बारे में इन सारे सिक्योरिटी वालों को पता ना चल जाए, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की मशीन भी जिनी को डिटेक्ट नहीं कर पाती। जिसके बाद लिया जिनी को ट्रेवल कराते हुए लेकर अपने लंदन के अपार्टमेंट में आ गई थी। जिनी ने यहाँ पर कह दिया था कि मुझे जेफ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना है। जिसके बाद लिया जो अकेली रहा करती थी उसे एक साथी मिल गया होता है। वो दोनों एक कपल की तरह उसी जगह पर रहने लगे। लेकिन अगले ही दिन जिनी की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे, जिससे कि जिनी बताता है कि इस्तांबुल के बदले लंदन में काफी ज्यादा अलग फ्रीक्वेंसी है और यही रीजन था कि जिनी की बॉडी उसमें सरवाइव नहीं कर पा रही थी। लिया को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी, पर जिनी कहता है कि मैं इन चीजों में रहने की आदत डाल लूंगा। वो दोनों तो धीरे धीरे एक साथ रहने लगी, एकदम कपल की तरह। दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही थी, पर हमें एक सच्चाई पता चली कि जिनी बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसके बॉडी में कुछ तो हो रहा है। ये सारी चीजें जिनी लिया से छुपाता है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पर अचानक एक दिन जब लिया घर पर आती है तो वो बेसमेंट में जिनी को देख रही थी, जो एकदम बीमार पड़ा हुआ था। जिनी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स से निकलती जा रही थी, यानी कि वो खत्म हो रहा है। लिया बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसे समझता है कि जिनी अगर अपने ओनर की विशेष नहीं पूरी करेगा तो उसे सजा मिलती थी। जिस तरीके से जिनी ने अपने लाइफ के बारे में बताया था, लिया ने फिगर आउट कर लिया होता है कि तीनों विश पूरी करने के बाद ही जिनी आजाद हो पाएगा। इसीलिए अब यहाँ लिया अपनी दूसरी विश मांगती है कि तुम बोलने लग जाओ। जिन थोड़ा सा नॉर्मल होकर लिया से बातें तो करता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब थी। लिया ने जिनी को बताया कि तुम्हें मेरी तीसरी विश भी जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, नहीं तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। लिया ने यहाँ पहले से ही सोच कर रखा था कि वो अपनी आखिरी विश क्या मांगेगी। जिनी ने सोचने लगा कि लिया ने अपने लिए कुछ मांगा होगा, जैसे कि बहुत सारे पैसे या फिर कोई अच्छा हस्बैंड। पर इन सारी चीजों को छोड़कर लिया अपनी तीसरी विश में ये मांगती है कि जिनी हमेशा के लिए आजाद हो जाए और अपनी दुनिया में जाकर खुशी खुशी रहे। जिनी ये सुनकर बहुत चौंक जाता है और अचानक उसका लैंप टूट गया था। जिनी की बॉडी अब धीरे धीरे वेपराइज होने लगी थी, यानी वो पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। वो आखिरी मोमेंट जिनी और लिया ने एक साथ गुजारे थे, पर जिनी को तो एक टाइम के बाद इस दुनिया को छोड़कर जाना ही था। जिनी को आजादी मिल गई थी और लिया को कुछ समय के लिए एक अच्छा साथी।
अब इसी तरीके से यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और लिया तो एक गार्डन में बैठकर किसी फैमिली को खेलते हुए देख रही थी। लिया अभी भी उस जिनी को भूली नहीं है और जिनी की याद में उसने एक किताब लिखी थी जो उस जिनी की लाइफ स्टोरी है जो उसने एक्सपीरियंस की है इतने सालों में। लिया अब जब वहां से जाने लगती है तभी उसकी नजर गई एक आदमी की तरफ जो और कोई नहीं बल्कि जिनी ही था, यानी कि वो अपनी दुनिया से लिया से कभी कभी मिलने के लिए आया करता। भले ही ये मीटिंग टेम्पररी थी लेकिन वो दोनों उस मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।